हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। 1 से 10 तक क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। तो अब देखो, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वेयर है तो इसका प्रथम पद यानी s1, प्रथम पद मतलब s1 क्योंकि उसमें एक ही तो पद होगा। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग यानी s2 निकालना है। दूसरा पद क्या होगा और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये देखो Sn क्या दे रखा है इसने, 4n माइनस n स्क्वेयर। ठीक है, प्रथम पद निकालना है यानी S1, n की वैल्यू 1 रख दो। S1 बराबर है प्रथम पद, बोल दो उसको, चाहे आप उसको फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो, प्रथम पद। ठीक है, तो n की जगह 1 रख दो, 4 माइनस 1, 3 आ गया। ठीक है, अब प्रथम दो पदों का योग यानी S2, A1 प्लस A2 कह सकते हैं ना। प्रथम दो पदों का योग क्या आ जाएगा, n की जगह 2 रख दो, 4 दूनी 8 और 2 की पावर 2 यानी 8 माइनस 4, ये 4 आ गया। तो A1 प्लस A2 क्या आ गया, 4 आ गया। प्रथम पद क्या था, 3 था। फिर उसने पूछा है कि फिर उसने क्या पूछा, एक तो आपसे S1 पूछा, 3 आया। फिर उसने आपसे पूछा कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, वो 4 आया। फिर उसने पूछा है कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे। देखो, ये दो पदों का योग है और ये A1 अकेला एक पद है, तो दूसरा पद क्या होगा, इसमें से ही माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3। दूसरा पद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रथम पद आपका 3 आ गया, दूसरा पद 1 आ गया। ऐसे ही आप तीसरा और कौन सा निकालना है, तीसरा पद भी पूछा उसने आपसे, S3 निकाल लो। S3 में क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 ये होता है। और वहाँ से क्या आ जाएगा, n की जगह 3 रख दो आप, 4 तिये 12, 3 तिया 9, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें A1 पता है, A1 3 है, A2 पता है हमें 1 है। 3 जमा में 1 जमा में A3 बराबर है 3। तो A3 कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, हमारी AP क्या बन गई, A1 क्या आया 3, A2 क्या आया 1, A3 क्या आया -1, ऐसे चलती जा रही है। अब उसने पूछा है कि 10वां पद क्या होगा और nवां पद क्या होगा। यहाँ से देखो, प्रथम पद आपको मिल गया ना 3, और डिफरेंस सारवंतर क्या मिल गया, 1 माइनस 3 माइनस के 2। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से भी -2 आ जाएगा, -1 और -1 माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा उसने कौन सा, 10वां पद। अब an का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 10वां पद पूछा है तो A10, a की वैल्यू रख दो इसमें 3 और n कितना है यहाँ पे 10 माइनस 1 और गुणा में d का मान क्या है, माइनस के 2। तो 3 जमा में 9 माइनस के 2, 3 माइनस 18 यानी माइनस के 15। तो ये तो आ गया आपका माइनस के 15 आ गया। ठीक है, अब हमें an भी निकालना है। तो an nवां पद के लिए, an ही है मेरा क्या है, nवां पद है। इसमें रख दो, a की वैल्यू 3 रख दो, n की जगह n ही रहेगा और d की जगह क्या रख दो, -2 रख दो। तो 3 माइनस के 2 जमा के 2, ओके। तो ये आ गया आपका 5 माइनस के 2n। तो ये आपका nवां पद आ गया। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए सोल्व कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 6 से विभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 6 से विभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ऐसे कर लो। ठीक है, आगे तक चले जाएंगे। टोटल n कितना है हमारे पास, कितने निकालने हैं हमें, 40 की। n कितना है, क्योंकि 40 पदों का योग निकालना है। और यहाँ से देखो AP सीरीज बन रही है ना, ये प्रथम पद तो क्या आ गया 6,
और डी कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर है, तो ये एपी सीरीज बन रही है। अब हमें क्या निकालना है, 40 पदों का योग निकालना है, यानी S40। सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। S40 n कितना है 40, 40/2, ठीक है। 2a 2 गुणा में 6 जमा में n-1 यानी 39 गुणा में 6, ठीक है। तो देखो 40/2 12, 6 नीम 54 और 6 × 18, 18 और 5 23, ठीक है। तो 40/2 यानी 20 आ गया, ये यहाँ से कट जाएगा, और ये आ गया 200, ये 6 246, ठीक है। गुना कर लो उसकी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और ये 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे हमने 12 क्वेश्चन किया है, ऐसे ही आप 13 क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये मैं आपके रेफरेंस के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग ना हो। तो 13 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो 14 क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब वो संख्या जो 2 से भाग नहीं होती। तो देखो सबसे पहले तो 1, ठीक है, फिर 3, फिर 5, ऐसे चलती जाएंगी। और 50 से के नज़दीक 50 तो होती है ना, 50 से नज़दीक कौन सी है, 49। लेकिन अब हमने काउंट नहीं की कितनी संख्याएं हैं ये, ठीक है। काउंट हम कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें nवां पद पता है। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर है a + n-1 गुणा में d। और यहाँ से a आपके पास आ गया, a क्या है 1 है और d क्या है 2 है, क्योंकि 3 में से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। और nवां पद क्या दे रखा है 49, तो an क्या आ गया 49। उसको इस समीकरण नंबर 1 में रख सारी वैल्यूज को, an 49, a की वैल्यू 1, n-1 गुणा में d, ठीक है। 49 बराबर है 1 + 2n-2, ठीक है। तो 2n ये -1, 2n-1 बराबर है 49, 2n बराबर है 49 जमा में 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई 50/2, n की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो ऐसी 25 संख्याएं होंगी जो 0 और 50 के बीच में होंगी, लेकिन हमें संख्या नहीं निकालनी थी, हमें निकालना था संख्याओं का योग। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें संख्या पता हो कितनी है, प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 फर्स्ट पहला पद और आखिरी पद। n क्या है, क्या निकाल लिया 25/2, और पहला पद 1 है और अंतिम पद क्या है 49 है। तो ये आ गया 25/2 और ये 50, ये 25 चला जाएगा, और 25 को 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे के लिए 300 रुपये, और ऐसे ही जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएंगे हर दिन क्या होता जाएगा 50 रुपये वो जो मालिक है वो बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलम्ब कर देता है। क्वेश्चन देखो मैं समझाती हूँ आपको कि किसी ने किसी को ठेका दिया है और उसने उसको कह दिया कि आपको ये काम 1 महीने में करना है या फिर आपको ये काम 15 दिन में करना है। तो अगर वो लेट होता है उस निश्चित सीमा के बाद, तो उसने उसको वार्निंग दे रखी है कि जितना लेट होगा उस हिसाब से एक दिन लेट हुआ तो 250 है, अगले दिन हुआ तो फिर 300 रुपये, उसमें और जुड़ जाएंगे 250 एक दिन के, और दूसरे दिन के 250 जमा में 300, पहले दिन के लिए 200, ऐसे ही वो क्या है हर दिन 50 रुपये जोड़ता जा रहा है उसमें। तो ठेकेदार क्या हो गया 30 दिन लेट हो गया।
तो हमें ये बताना है कि 30 दिन का वो कितना खर्च भरेगा, कितना जुर्माना उसको भरना होगा। तो देखो पहले दिन उसको कितना भरना पड़ा 200, दूसरे दिन के लिए उसको कितना देना पड़ेगा 250, तीसरे दिन के लिए 300, और ऐसे ही हर रोज़ 50 रुपये जुड़ते चले जा रहे हैं उसके। और n यानी कितनी राशियों कितनी किस्तों में भरेगा वो ऐसे रुपए 30 किस्तों में भरेगा। 30 दिन लेट हो रहा है ना वो, इसलिए यानी n कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, हर बार समान अंतर है, देखो 50 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है तो ये AP सीरीज आ गई। तो पहला पद क्या है इसमें 200 और सार्वंतर क्या है 250। हमने निकालना है कि 30 दिन में कितना वो जुर्माना भरेगा, यानी हमें इन 30 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो देखो 30 पदों के योग के लिए कैसे निकालेंगे आप, S30 निकाल लो आप। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें n/2 होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख लो आप। ठीक है, तो देखो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि 30वीं टर्म जो कंडीशन टर्म है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी A प्लस 29D। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है आपके पास 200, क्योंकि पहले दिन कितना देना पड़ा उसको 229, और हर बार का डिफरेंस कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, तो 200 5 45 5 दूनी 10 और ये 14 1450, ये आ गया कितना 1650। यानी 30वें दिन का किराया जो क्या कहते हैं जुर्माना उसको इतना देना पड़ेगा 1650 देना पड़ेगा। तो आपको निकालना है S30 का, तो 30/2 n/2 पहला पद क्या आया था 200 और अंतिम पद क्या आ गया 1650। तो देखो 30/2 ये क्या आ गया 1850 आ गया, इसको 15 से चला जाएगा ये, तो ये आ गया 27,750। तो इतना रुपए ठेकेदार को किराए के जुर्माने के रूप में मालिक को देना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल भाषा समझाते हैं आपको कि 7 स्टूडेंट्स को इनाम देना है उनके ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो कैसे रखा गया है कि जो सबसे पहले विद्यार्थी को जो इनाम दिया गया है उस जैसे मान लो जो कोई फर्स्ट आया है उसको अगर मान लो 100 रुपये दिए हैं तो उससे अगले को कितने दिए हैं 80 दिए हैं, दूसरे नंबर वाले को, तीसरे नंबर वाले को 60 दिए हैं, फिर 40 दिए हैं, फिर 20 दिए हैं, ऐसे कर करके उनका जोड़ 700 बैठाना है। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि पहले वाले विद्यार्थी को कितने रुपए दिए गए हैं, फिर ऐसे ऐसे कैसे वो घटेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि जो सबसे फर्स्ट वाले विद्यार्थी को जो बड़ी राशि दी गई है उससे कम वाले विद्यार्थी को 20 रुपये कम दिए गए हैं, फिर तीसरे नंबर वाले को दूसरे वाले से 20 रुपये कम दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं, माना पहले विद्यार्थी को दिए, पहले विद्यार्थी का इनाम कितना है X रुपये। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी का इनाम कितना हो जाएगा, इससे 20 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे विद्यार्थी का इनाम इससे 20 रुपये कम हो जाएगा, यानी x माइनस 20 कितना हो गया x माइनस 40। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ तो विद्यार्थियों की राशियां आ जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले ही संख्या क्या आई हमारे पास x, दूसरी क्या आई x माइनस 20, तीसरी क्या आई x माइनस 40, फिर x माइनस 60, ऐसे आपके पास आ जाएंगी।
तो यहाँ से पहला पद क्या है, एक क्या है आपका x, और जो सारवंत्र बनेगा क्योंकि हर बार 20 का अंतर है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है, तो b कितना, d कितना आ रहा है 20, क्योंकि हर टर्म में 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कैसे है, देखो x माइनस 20 में से आप माइनस एक्स काट दो, इसमें से आप ये काट दो, तो क्या आ जाएगा, x से x गया, क्या आया -20। तो अंतर तो है 20 का, लेकिन वो -20 का अंतर है। ठीक है, टर्म बढ़ नहीं रही है, टर्म हमारी घट रही है, इसलिए डिफरेंस किसका आया, माइनस का आया। अगर संख्याएं बढ़ रही होती तो डी हमारा जमा का आ जाता, लेकिन अब संख्याएं घट रही हैं, जैसे सेकंड का इनाम कम है, फिर थर्ड का इनाम कम है, फिर फोर्थ का और भी कम है, तो पिछली वाली में से पहली वाली संख्या घटाएंगे तो माइनस का ऑब्वियस सी बात है कि आएगा, छोटी में से बड़ी माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो डी कितना आ गया -20। अब उसने ये दिया है कि जो सातों विद्यार्थी हैं उनका जो इनाम का जोड़ है, सातों विद्यार्थियों के जो इनाम का जोड़ है वो कितना दे रखा है, 700। ठीक है, यानी n क्या है 7, तो S7 निकाल लेते हैं हम। S7 क्या दे रखा है 700। S7 के लिए हमें n 7 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है SN का, SN का फॉर्मूला ये होता है ना, SN n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। ठीक है, तो n/2 2a क्या था, x माना था हमने, 2a यानी 2x प्लस n-1 यानी 6, और d कितना है माइनस का 20, किसके बराबर है ये 700 के। ठीक है, अब देखो इसको हल करती हूँ, 7/2 2x जमा में, ये देखो -20 और 6 की गुना करेंगे तो -120 आ जाएगा, माइनस का 120 बराबर है 700। ठीक है, तो 2x माइनस 120 बराबर है 700, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ये 100 पे गया। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे 200, यानी 2x माइनस 120 बराबर है 200। ठीक है, अब देखो 2x 200 में से 200 में इधर 120 माइनस का उधर जाकर जुड़ जाएगा, जमा का 120 हो जाएगा, तो 2x कितना हो गया, ये 320 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 320/2, तो कितना आ जाएगा 160। यानी जो पहले विद्यार्थी का इनाम है, पहले विद्यार्थी का इनाम हमने x ही माना था ना, विद्यार्थी का इनाम कितना आ गया 160। दूसरे का इससे 20 कम, तो तीसरे का, तो तीसरे विद्यार्थी का कितना आ जाएगा, तीसरे का इससे 20 कम आ जाएगा 120। चौथे का इससे 20 कम यानी 100, और पांचवें का, फिफ्थ का लिख लो आप, फिफ्थ का कितना आ जाएगा 100 से 20 कम 80, और छठे विद्यार्थी का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और सातवें विद्यार्थी का कितना आ जाएगा 40। आप जांच पड़ताल के लिए इसको जोड़ भी सकते हैं, जोड़ोगे तो ये आंसर 700 ही आने वाला है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि इस प्रकार से लगाएंगे। ऐसा कक्षा +2 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखो मैं आपको समझाती हूँ उसको सिंपल भाषा में। अनुभाग का मतलब सेक्शन, ठीक है। जैसे स्कूलों में फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, मान लो इसने क्या कहा है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। मतलब इसने बात क्लियर कर दी है कि फर्स्ट क्लास के लिए भी क्या है 3 सेक्शन है, सेक्शन ABC। सेकंड क्लास के लिए भी 2 सेक्शन हैं ABC। थर्ड क्लास के लिए भी 3 सेक्शन हैं ABC। ऐसे ही हर क्लास के लिए 3 सेक्शन हैं ABC, ठीक है। तो हर एक सेक्शन कितने पेड़ लगा रहा है,
कक्षा 1 है, कक्षा 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगा रहा है तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगा रहा है तो अगर 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शनों का कितना हो गया? 6 पेड़ हो गए। कक्षा 3 के कितने अनुभाग हैं? 3 हैं और एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है तो तीनों अनुभागों कितने हो गए? तीनों सेक्शनों के कितने पेड़ हो गए? टोटल 9। ऐसे ही कक्षा +2 तक चले जाओ। कक्षा +2 में एक सेक्शन लगाएगा 12 पेड़, ठीक है, और 3 सेक्शन है तो 12 तिया 36, यानी पूरी 12वीं क्लास 36 पेड़ लगाएगी। देखो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, पहली कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा, अनुभाग मतलब सेक्शन, ठीक है, अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं? पहली कक्षा एक सेक्शन 1 पेड़ लगा रहा है, 3 सेक्शन है तो 3 गुणा में 1, 3 हो गया। इसी प्रकार दूसरी कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़। देखो दूसरी कक्षा का एक अनुभाग दूसरी क्लास में है तो एक सेक्शन 2 ही पेड़ लगा रहा है तो 3 सेक्शन है, एक सेक्शन ने लगाए 2 पेड़, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेक्शन ने लगाए 2 पेड़ तो 3 सेक्शन है दूसरी क्लास के तो 3 दूनी 6। सेम वे में तीसरी कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा, तीसरी कक्षा का एक सेक्शन लगाएगा 3 पेड़, 3 सेक्शन है तो 9 पेड़। ऐसे ही चौथी कक्षा के तीनों अनुभाग, चौथी कक्षा का एक सेक्शन लगाएगा 4 पेड़, जितनी क्लास है ना, जितने नंबर की क्लास है उतना ही पेड़ लगा रहे हैं। चौथी कक्षा है तो एक 4 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो 4 तिये 12। ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। +2 क्लास में पहुँच जाओ। +2 क्लास कितनी लगाएगी? देखो +2 क्लास के 3 सेक्शन है, एक सेक्शन लगाएगा 12 पेड़ क्योंकि क्लास 12वीं में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, और 3 सेक्शन है 12 तिया 36, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें टर्म्स हमें क्या मिली? देखो लिखो उसको, 3, 6, 9, 12 और ये लास्ट में आ गया 36, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कितने टोटल पेड़ लगे, पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कुल टर्म्स कितनी बनेंगी? ये 12, क्योंकि पहले से लेके 12 तक है, 12वीं क्लास तक है ना, तो पदों की संख्या कितनी आ गई? पदों की संख्या कितनी है? n बराबर है 12, और पहला पद कितना है? यानी a कितना है? 3, ठीक है। और सारवंतर निकाल लो। सारवंतर आप चेक कर सकते हो हर बार। देखो 6 में से 3 काटा 3, 9 में से 6 काटा 3, 12 में से 9 काटा 3, ऐसे हर बार बराबर आएगा। सारवंतर कितना आ गया? d कितना आ गया? 3। अब इसने पूछा है कि टोटल पेड़ कितने होंगे। टोटल पेड़ निकालने के लिए आपके पास मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि जब हमें पहली टर्म पता हो और अंतिम टर्म पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है? s निकालने का, टोटल सम, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है। क्या बताया था? n/2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 36, ठीक है। n क्या है? 12, 12/2, 3 जमा में a पहला पद 3 है और l क्या है? 36, ठीक है। 12/2, ये 6 पे गया 6 और ये कितना है? 39, गुना कर लो, 6 × 54, 5, 6 × 18, 5, 23, 234। तो टोटल पेड़ कितने लगाएं? 234। देखो मैं टर्म्स को बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप ये वीडियो है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। तो कोई अगर मान लो एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख लो, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो केंद्र ए से प्रारंभ करते, क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है, ठीक है।
13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब हमें देखो क्या कह रखा है इसने, ये कह रखा है कि ऐसे इसने आपको दे दिया, ठीक है। ये कोई बी पॉइंट है, एक तो ऐसे खींचा, दूसरा फिर इसने ऐसे खींचा, जैसे चूड़ियाँ पहनते हैं ना, गर्ल्स चूड़ियाँ पहनती हैं, ऐसे एक वायर आती है, वो छोटी बड़ी हो जाती है, उस टाइप से ये है, ये तार है इस टाइप से, ठीक है। देखो क्या कहा इसने कि पहली जो ये देखो पहला अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक ये अर्धवृत्त बना, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी ये त्रिज्या यहाँ से लेके ये त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और उससे अगले की देखो, उससे अगला ये बना, उससे अगले कितनी है 1 सेंटीमीटर, फिर तीसरा यहाँ पे है, तीसरे कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या यहाँ से लेकर त्रिज्या इसकी रेडियस, और ऐसे ही ये बढ़ती जा रही है 0.0 बढ़ती जा रही है। ऐसे करके इसने 13 चक्कर लगाए हैं। कितने चक्कर लगाए हैं 13, ठीक है। तो देखो उसने कहा कि 13 अर्धवृत्त बने हैं, ठीक है। और पाई का मान आपने लेना है 22/7, ओके। तो हमें ये बताना है कि जो तार जो टोटल तार था ना, इस तार की पूरे की लंबाई निकालनी है हमने। देखो बहुत ही आसान है, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि पहले इसकी लंबाई कितनी है, फिर इसकी लंबाई कितनी है, फिर इसकी लंबाई कितनी है, फिर इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि तो वो गोल 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 जैसे एक तरह से आपको सिक्के में जो होता है, सिक्के में जो स्प्रिंग होता है उस टाइप से आप लगा सकते हो, या फिर चूड़ियाँ जो तार वाली चूड़ियाँ पहनती है गर्ल्स, उसमें भी आप लगा सकते हो। ये वही है कि इसको जब लंबा करेंगे तो क्या आएगा, लंबा करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, इसका मतलब लंबाई कैसे नापेंगे पूरी तार की, परिमाप चाहिएगा हमें। परिमाप भी किसका चाहिएगा, हमें अर्धवृत्त का परिमाप चाहिएगा, ठीक है। और अर्धवृत्त भी यहाँ पे कैसे हैं, अलग अलग त्रिज्याओं वाले हैं। तो देखो पहले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, देखो पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा πr1। देखो पहले वृत्त के लिए त्रिज्या मैं मान रही हूँ r1, और r1 क्या दे रखा है इसने 0.5, ठीक है, क्या दे रखा है 0. तो परिमाप कितना आ जाएगा πr1, r1 दे रखा है इसने 0.5, ठीक है। तो πr1, r1 की वैल्यू, पाई को फिलहाल हम ऐसा कैसा रखेंगे, r1 की लिख लेंगे 0.5, इसको हम खोल सकते हैं 0.5/10 यानी π/2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का अर्धवृत्त का, क्योंकि अर्धवृत्त है सारी, अर्धवृत्त का परिमाप, दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा πr2, r2 दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, r2 दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, ओके। तो ये पाई इंटू में 1 पाई आ जाएगा। तीसरे अर्धवृत्त का देखो, तीसरा अर्धवृत्त कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। तीसरे अर्धवृत्त का परिमाप, इंग्लिश में बच्चे इसको सेमी सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है, और परिमाप को बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ओके। अर्धवृत्त का परिमाप r3 दे रखा है क्या, r3 इसने दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना आ गया पाई, ये 1.5, ठीक है। तो पाई इसको ये 15/10 कर दें, 5 ये 15, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 3π/2। ऐसे ही आपके पास संख्याएं आ जाएंगी। पहली संख्या क्या आई देखो π/2 आई है, संख्या का क्रम क्या आ गया π/2, दूसरा पाई आ गया, तीसरा π/2 आ गया। ऐसे ही संख्याएं आपकी चलती रहेंगी। टोटल पद कितने हो जाएंगे, यानी n कितने हैं, कितने पूछे इसने 13 अर्धवृत्त पूछे हैं, यानी ऐसे 13 अर्धवृत्त बनेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो, देखो हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है। तो पहला पद क्या है, पहला पद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे π/2, और जो डिफरेंस सारवंतर है पाई में से π/2 कट कर दो, वो क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास पहला पद भी है, डी भी है और एन भी है, और हमें पूरे का सम निकालना है सब अर्धवृत्त का, लेकिन हमारे पास उसके लिए
अब सारी या तो हमारे पास सारी टर्म्स होनी चाहिए या फिर हमारे पास अंतिम पद होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला और बताती हूँ आपको मैं यहाँ पे, जो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको S13 निकालना है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला देखो, SN के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं पहले, मैं तीनों फॉर्मूले एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। कैसे देखो, SN एक तो जब हमें n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये तो बताया ही है, चलो 2 ही आपको बता ही रखा है। और एक ये बताया है SN n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको अंतिम टर्म पता है तो आपको आप इसका यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, और अगर आपको सिर्फ A, N और D पता है तो आप निकालने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। दोनों ही आपस में रिलेटेड है, ठीक है। दोनों से आंसर्स आपका सेम आने वाला है। अब हमें निकालना है 13 पदों का योग, यानी हमें निकालना है S13, ठीक है। इसमें रख लेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 13/2, और a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने π/2 + n-1, 13-1 यानी 12। और d कितना था, d भी आपका π/2 था, पीछे से हम लिख चुके हैं। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 13/2 ये क्या आया, 2 से 2 कट गया पाई, और ये 2 × 12 ये 6 पाई, ठीक है। तो 13/2 और ये 7 पाई, तो ये कितना आ गया देखो 13/2 गुना में 7। पाई का मान इसने यूज करने के लिए कहा है आपको 22/7, तो अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 22/7। 7 से 7 गया, ये 11 पे गया, कर लो 11 × 33, 3 11 × 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर आएगा इसका जो इसका परिमाप जो पूरे तार की लंबाई होगी ना, वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में रखा जाता है, ठीक है। ये एक ढेरी के रूप में रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, देखो ये आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से। उससे ऊपर वाली में 19 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाले में 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार से 200 लट्ठे रखे गए हैं, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि अंतिम पंक्ति कितनी कौन सी होगी, कि ऐसे कितनी लेयर रख सकते हैं हम लट्ठों की कि 200 लट्ठे एक बार हर बार क्या आ जाए, एक कम आ जाए। इसको आप समझ सकते हो, जैसे हम लेडीज जो होती हैं मोस्टली जो गिलास या कटोरे जचाती हैं, वो सबसे पहले क्या रखेंगी, 4 रखेंगी, फिर वो 4 के ऊपर 3 जचाएंगी, फिर 3 के ऊपर 2 लगाएंगी, 2 के ऊपर फिर 1 लगाएंगी। ये उसी तरह की सिमेट्री बन रही है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले इसने सबसे पहली ढेरी में कितने रखे हैं इसने, पहली लाइन में लट्ठों की संख्या कितनी रखी है उसने, 20, ठीक है। और दूसरी लाइन में लट्ठों की संख्या उससे एक कम 19 रखी है। तीसरी लाइन में कितनी रखी है, 18 रखी है। ऐसे चलते चलते उसने अंतिम लाइन में कितनी रखी, अंतिम का तो उसने पद बताया ही नहीं, अंतिम का तो हमें पूछना है। टोटल लट्ठे कितने रखे हैं उसने, टोटल जोड़ कितना रखा है, लट्ठों का जोड़ यानी S कह सकते हैं इसको हम, क्या रखा उसने 200, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये निकालना है कि जो अंतिम जो लाइन होगी उसमें कितने लट्ठे निकालने हैं, यानी हमें निकालना है L। अब देखो यहाँ से पंक्ति देखो, पहले 20 आया, फिर 19, फिर 18, फिर 17 से चलते जाएंगी। तो पहला पद क्या दिख रहा है आपको, A क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। सारवंतर D, 19 में से 20 घटा दो माइनस का 1, 18 में से 19 घटा दो तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो देखो अब उसने क्या बता दिया कि जो पूरा जो ढेरियों का जो जोड़ है वो उसमें 200 लट्ठे हैं, यानी हमारे पास S दे रखा है, ठीक है। S दे दिया हमारे पास, और हमें N का नहीं पता, SN दे दिया, और हमें N का नहीं पता कि कितनी ढेरी कितनी लाइनों का ये जोड़ है, तो वो N हमें निकालना है। ऐसे में क्या रखेंगे फॉर्मूला, n/2
2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ठीक है, एस एन कितना दे दिया 200। अब हमें पता नहीं है लेकिन n हमारे इस फॉर्मूले से आ जाएगा n बाय 2a 2 गुना में 20 जमा में n माइनस 1, d कितना है -1। ठीक है, 200 n बटे 2, ये कितना आ गया 40। -1 को यहाँ गुना करो -n और +1। ठीक है, और ये 2 ऊपर उधर चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 400 बराबर है n। इसमें ये जोड़ दो 41 माइनस n। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं पहले, क्योंकि हमें ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करने की आदत बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा औखा लगता है उधर जब क्वेश्चन हमारी जाती है। तो खोल लो इसको, 41n माइनस n स्क्वेयर और ये 400। ठीक है, और इसको इधर ले 41n माइनस के n स्क्वेयर माइनस के 400 बराबर है 0। माइनस का n स्क्वेयर कॉमन ले लो सारे में से, क्या आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस के 41n प्लस के 400 बराबर है 0। देखो ये माइनस का था प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, और माइनस उधर चला गया सारा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो अब हमें ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनका जोड़ तो -41 आए और गुना कितनी आई 400 आई। ये सब आप 9वीं क्लास में सीख चुके हो, फिर भी सीख लेते हैं। n स्क्वेयर माइनस के 40n माइनस का n। ठीक है, सॉरी इधर तो ये 41 बनेगा लेकिन 400 नहीं बन पाएगा, तो हम फैक्टर ऐसे देखो n स्क्वेयर माइनस के 25n, हाँ माइनस के 16n जमा में 400 बराबर है 0। देखो यहाँ इनका जोड़ तो -41 आ गया, और गुना करोगे तो गुना करके देखो 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, तो ये 400 गुना भी आ रही है इनकी, आ रही है ना। देखो खोल लो इसको, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, n निकालो बाहर, n माइनस 25। ठीक है, और यहाँ से देखो इन दोनों में से देखो माइनस का 16 कॉमन निकाल लूँ, n माइनस अंदर क्या बच जाएगा 25 बच जाएगा बराबर है 0। n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर है 0। ठीक है, देखो n की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, और n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। तो ये हमारे पास दोनों ही केस हो सकते हैं, लेकिन केस तो एक ही होगा क्योंकि जो लाइन है वो तो एक ही होगी, या तो 25 होगी या 16 होगी। अब वो हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर होगा, तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि T25 जब निकालेंगे, कि 25वीं लाइन जब होगी यानी A25 जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, A प्लस 24D, यानी उस पंक्ति में इतनी होंगे। A क्या था पहले में, कितनी है 20 है 24, और ये D कितना है -1 है, तो ये कितना आ गया 20 माइनस 24 माइनस 4। भाई जो भी आपने रखे हैं लठ वो माइनस वैल्यू में रखोगे नहीं, पोज वैल्यू या तो रखोगे ही नहीं या फिर जमा में होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि कोई माइनस का रख दोगे आप, तो ये थोड़ी ना होगा। तो A16 को चेक कर लेते हैं एक बार, A प्लस 15D। ठीक है, देखो तो फर्स्ट टर्म क्या थी 20 थी, 15 गुना में -1, क्योंकि D एक -1 निकाल चुके हैं पीछे, तो 20 माइनस 15 कितना आ गया 5, यानी 16 पंक्ति होंगी टोटल, और आखिर की पंक्ति में कितनी होंगी 5 होंगी, 5 लट्ठे होंगे, और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16। ठीक है, देखो 20 का क्वेश्चन, एक आलू दौड़ में यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़ कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में फिर डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखो सिंपल भाषा में समझाते हैं आपको मैं। देखो 20 का क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। देखो ये बाल्टी दे रखी है इसने, देखो थोड़ा जूम कर देती हूँ उसको मैं। ये बाल्टी दे रखी है, पहले वो
पहला आलू यहाँ पे है, ठीक है, वो पहले यहाँ से चलेगी, यहाँ तक आएगी। कितना किया उसने, 5 मीटर यहाँ तक लिया उसने, आलू उठाया, आलू उठा के वापस जाएगी, तो 5 तो आने के और 5 वापस जाने के। पहले केस में कितने आए उसके, उसने पहले केस में पहले आलू के लिए कितनी दूरी तय की उसने, 10, 5 गुना में 2, ठीक है। तो लिख लूँ यहाँ पे, पहले आलू के लिए दूरी, पहले आलू के लिए तय दूरी कितनी की उसने, 2 गुना में 5, 10 कितना है, 10 मीटर, ठीक है। अब देखो वो दूसरा आलू उठाएगी, यहाँ तक वो 5 आके और 5 जाके वापस यहीं पे आके खड़ी हो गई है, ठीक है। अब वो दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगी, दूसरा आलू यहाँ पे है, तो 5 जमा में 3, 8 तो वो आई, फिर उठा के इतना ही वो वापस जाएगी, तो कितनी दूरी हुई उसकी, 5 जमा में 3 और उसका दुगना यानी 16। तो इसको क्या लिखेंगे, दूसरे आलू के लिए तय दूरी, दूसरे आलू के लिए तय दूरी दुगना करेंगे किसका, पहले तो 5 फिर जमा में 3 यानी 16 मीटर, ठीक है। वापस से बाल्टी पे आके खड़ी हो गई है, अब तीसरा आलू उठाने जाएगी, यहाँ पे पहले जाएगी फिर वापस आएगी। देखो 5 जमा में 3 जमा में 3, तीसरा आलू यहाँ पे है, तो 5 जमा में 3 8, 8 जमा में 3 11, 11 तो इधर आने के, और फिर वापस डालने जाएगी उस आलू को, तो 11 जमा में 11 22, ठीक है। देखो तीसरे आलू के लिए तय दूरी, तीसरे आलू के लिए तय दूरी, पहले 5 जमा में 3 जमा में 3, ये तो जाने के और दुगना आने के लिए 2 कर दिया, तो कितना आ गया ये, 8 और 3 11 और ये 22 मीटर, ठीक है। ऐसे चलती रहेगी वो, तो ये एक श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। तो कितने आलू हैं टोटल, 20 आलू हैं, नहीं सॉरी 10 आलू हैं, यानी n ऐसे कितनी संख्या करेगी वो, 10 बार करेगी, 10 टर्म्स आएंगी, यानी पद कितने आ गए, 10 पद आ गए। पहला पद क्या है, 10, 16, 22, ऐसे ये चलती रहेगी सिमेट्री में। तो प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद यानी a कितना आ गया, a आ गया 10, और डिफरेंस देखो 16 में से 6 गया, 22 में से 6 गया, 6 ही आ रहा है हर बार, यानी सारवंतर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ऐसे 10 बार वो करेगी, ऐसे चक्कर लगाएगी, तो कितनी दूरी तय हो जाएगी, तो यानी हमें S10 निकालना है, ठीक है। S10 का फॉर्मूला, मैंने SN का फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, फिर से लिख देती हूँ, SN n/2 2a जमा में n-1 गुणा में d, ठीक है। तो n कितना यहाँ पे 10, तो 10/2, 2a 2 गुना में 10 जमा में n-1 यानी 9, और d कितना है 6, ठीक है। तो ये 2 पंजे 10 5, 10 दूनी 20, 6 नीम 54, कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 74, 5 चौका 20, 5 सत्ता 35, 36 और ये 37, 370 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको इन एक्सरसाइज को नोटबुक में नोट कर लो, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियो आगे बना सकूं, ठीक है।